आज हम लोगों का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हम निकालने हैं। तो पहले थोड़ा सा प्रिंसिपल को रिवाइज करते हैं। लॉज ऑफ मोशन कितने लॉज होते हैं? तो आंसर है 3 लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है, एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and if it is in motion then it will keep on moving unless इसमें ज्यादा एक important जो पार्ट है that is unless external forces applied। तो इससे हमको external force की definition मिलती है। What is external force? External force वो एजेंसी होती है जिससे हम inertia की कंडीशन को तोड़ सकते हैं। कोई चीज खड़ी है, खड़ी ही रहेगी, अगर हमको तोड़ के इसको चलाना है तो क्या चाहिए? फोर्स। अगर कोई चीज चल रही है और हमको ब्रेक लगा के रोकना है तो क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। तो फोर्स क्या करता है? उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन ऑफ मोशन है उसको चेंज करता है। और फर्स्ट लॉ हमको क्या बताता है? इट गिव्स अस डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, व्हाट डज इट गिव? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। सेकेंड लॉ हमको देता है क्वांटाइजेशन ऑफ फोर्स, कि फोर्स की क्वांटिटी कितनी होती है। कितनी होती है सबको मालूम है, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। ये सेकेंड लॉ में आता है। लेकिन सेकेंड लॉ खुद क्या है? सेकेंड लॉ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? dp by dt। तो इसमें मोमेंटम एक स्पेशल चीज आई। मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मोमेंटम इज इट ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिए। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? तो आंसर है इसकी डायरेक्शन वो होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। सेम डायरेक्शन मोमेंटम की भी मानी जाएगी। मोमेंटम के लिए क्या चीज फेमस है? कौन सा प्रिंसिपल? तो आंसर है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज द फेमस लॉ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर ही न्यूमेरिकल आता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको ये बताता है। उसके लिए एक चीज और हमको याद रखनी है, सिस्टम। सिस्टम इज ए ग्रुप विच इज रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे अगर हम एक ट्रेन चल रही है तो ट्रेन, उसके अंदर बैठा हुआ आदमी, उसमें रखा हुआ सामान, ये पूरा एक सिस्टम है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक जैसे एक्सीलरेशन से चलता है। अगर हम ब्रेक लगा के रोकेंगे, बाहर की चीजें तो नहीं रुकेंगी, पर उस सिस्टम का हर मेंबर रुकेगा। तो हर मेंबर एक दूसरे से रिलेटेड है। दैट बिकम्स ए सिस्टम। ओके, इस सिस्टम में एक से ज्यादा मेंबर होंगे। जब कोई सिस्टम मूव कर रहा है तो हर पार्टिकल के पास, उसके हर मेंबर के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और उस मेंबर के पास मोमेंटम भी होगा। अगर उस मेंबर का मास m1 है, उसकी वेलोसिटी v1 है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? m1 v1। इसी तरह से एक दूसरा पार्टिकल है, उसका मास m2 है और वेलोसिटी v2 है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? m2 v2। हर पार्टिकल का अपना अपना मोमेंटम है। लेकिन अगर हम सबके मोमेंटम को ऐड कर दें, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर एडिशन होगा। अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो वो क्या चीज बन जाएगी? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल एक अलग चीज है, सिर्फ एक के लिए। मोमेंटम ऑफ सिस्टम सबके लिए है, पूरे सिस्टम के लिए। अब कोई भी इंसिडेंट अगर होता है जिसमें कुछ पार्टिकल्स की, कुछ ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। जैसे कैरम बोर्ड में हमने स्ट्राइकर से एक गोटी को मारा, वो जिस वेलोसिटी से जाता है हिट करेगा कोलिजन, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो देयर इज ए इंसिडेंस। क्या इंसिडेंस हुआ? कोलिजन।
नॉर्मली कोलिजन का ही इंसिडेंस हम लोग लेते हैं कि कोलिजन के बाद वेलोसिटीज चेंज हो जाती है। अब ये जो वेलोसिटी चेंज होती है उसमें क्या चीज नहीं बदलती है, तो आंसर है मोमेंटम नहीं बदलता है। किसका मोमेंटम नहीं बदलता है? एक स्ट्राइकर एक वेलोसिटी से जा रहा था 5, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 3, तो मोमेंटम बदला कि नहीं बदला? मोमेंटम तो बदला। तो हम कैसे बोलते हैं मोमेंटम नहीं बदलता? राइट, तो हमको याद रखना मोमेंटम पार्टिकल का बदलता है, किसका नहीं बदलता? सिस्टम। तो ये हमेशा याद रखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में किसका मोमेंटम कंजर्व होता है? सिस्टम का, पार्टिकल का नहीं होता। और ये हमारी इंटेलिजेंस है कि हम पहचाने कि उस सिस्टम के मेंबर कौन कौन है। जैसे हमने तोप से एक गोला चलाया, गोला आगे जाता है, पहले गोले की वेलोसिटी 0 थी, जैसे ही उसमें से निकला उसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई थी, तो उसका मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं? लेकिन कंजर्वेशन लॉ का क्या होगा? मोमेंटम तो चेंज नहीं होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो गोला ऐसा गया तो उसका मोमेंटम तो चेंज हुआ, तो इसको एक्सप्लेन करिए कंजर्वेशन लॉ कैसे लगाया। तो हम ढूंढते हैं कि इस सिस्टम के और मेंबर कौन है। हाँ, तो इस सिस्टम का और एक मेंबर कौन है? तो गन। उस गन में गोला है, पहले गन की वेलोसिटी क्या थी? 0, गोले की वेलोसिटी भी 0, गोला इधर आगे गया, इसमें आ गया mv मोमेंटम, साइन पॉजिटिव। ये तो पीछे जाएंगे, इसके पास मोमेंटम कैसा आ जाएगा? -mv। दोनों को ऐड करेंगे तो फिर टोटल क्या होगा? 0। तो मोमेंटम कंजर्व हुआ। इसमें हमने पहचाना, स्टोरी वाले ने तो क्या लिखा? एक गोला चला। अब हम सोचेंगे कि इसके कंजर्वेशन को बैलेंस करने के लिए कौन है, सिस्टम कहाँ है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि सिस्टम कौन है। उसमें सिस्टम का दूसरा मेंबर वो तोप है, और वो तोप पीछे जाती है, ये भी हमको मालूम। इसको क्या कहते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी। और रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सबको मालूम है। इसका इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं? इक्वेशन बनाने का तरीका देखिए। आप भले दिमाग में सोचें या पेपर पे लिखें, इक्वेशन बनाने का तरीका रहता है मोमेंटम बिफोर इंसिडेंट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इंसिडेंट। ये हमारा इक्वल, ये इक्वेशन होता है। अब जब आप इसकी डिटेल लेते हैं मोमेंटम बिफोर इंसिडेंट, तो आप सिस्टम के हर मेंबर को लेंगे। अगर एक मेंबर छूट गया तो आपका इक्वेशन क्या है? गलत हो जाएगा। इसलिए यहां पर हमने लिया मोमेंटम ऑफ द गन। गन का मोमेंटम m, वेलोसिटी 0। कब? बिफोर। गोले की वेलोसिटी m, वेलोसिटी 0, मास है, वेलोसिटी, ये है बिफोर। आफ्टर इंसिडेंस m, ये है वेलोसिटी ऑफ गन, प्लस मास, ये गोले का है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v ऑफ द कैनन गोला। ओके, तो ये इक्वेशन को हमने क्या कर दिया? इक्वल। क्यों इक्वल किया? बिकॉज देयर इज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जो पहले मोमेंटम है वही बाद में। ये एक्चुअल तरीका है सेट करने का। तो ये कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसको उठा के इधर कर दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा। m वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस m, इसको इधर ले जाइए, ये आ गया मास ऑफ कैनन डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ कैनन। दिस गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द गन। और साइन क्या है? नेगेटिव शो करता है कि गन किधर जाएगी? अपोजिट जाएगी। और ये जो वेलोसिटी है दिस इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब इसके बाद अगली चीज मुझे बताइए, एक बॉल हमारे हाथ में है, उसकी मोमेंटम उसका कितना है? 0, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी नहीं है। उसके बाद हमने उसको ऐसे फेंका और उसमें वेलोसिटी
वेलोसिटी आ गई, अब उसके पास मोमेंटम आ गया, तो मोमेंटम कंजर्व कहाँ हो? हाथ ऊपर मूव किया, हाथ ऊपर मूव किया, बॉल भी ऊपर मूव किया, दोनों का मोमेंटम कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो वो जीरो कहाँ हुआ? आप हाँ सिस्टम को सोचिए, सिस्टम। अच्छा ग्रेविटी तो इसमें आपको बोलने में सोचने में संकोच होता है, पर इसमें संकोच मत करिए। हमारा सिस्टम है एक बॉल और एक अर्थ, क्योंकि बॉल को खींचने वाला कौन है? अर्थ। सो बॉल एंड अर्थ मेक्स ए सिस्टम। नहीं, हाथ में। तो देखिए, जब बॉल यहां था, अर्थ यहां थी, बॉल ऐसा ऊपर गया, अर्थ ऐसे नीचे गई। अर्थ नीचे गई, हमको पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? मास उसका बॉल के कंपैरिजन में करोड़ों गुना ज्यादा है, तो वेलोसिटी कैसी होगी? करोड़ों गुना कम होगी। इतनी कम वेलोसिटी है कि हमको पता नहीं चलता, लेकिन हमने अपना प्रिंसिपल सेटिस्फाई कर लिया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। बॉल अगर ऊपर जाती है तो अर्थ नीचे जाती है। उस समय अर्थ के इस तरफ किसी ने इधर बॉल फेंकी, इस बॉल, ये बॉल इधर गई, इस बॉल के कारण अर्थ किधर जाएगी? ये हमने यहाँ बॉल फेंकी, अर्थ किधर जाएगी? नीचे। दोनों ने एट ए टाइम बॉल को फेंका तो अर्थ वही की वही रहेगी। इसलिए अर्थ का मोशन उनको नहीं पता लगता, क्योंकि अर्थ की सरफेस पर लाखों लोग कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, इसलिए सबका मोमेंटम मिला के क्या हो जाएगा? ठीक है। तो ये सिस्टम का मोमेंटम होता है। तो याद रखिए, सिस्टम का मोमेंटम बिफोर द इंसिडेंट इज इक्वल टू सिस्टम मोमेंट आफ्टर द इंसिडेंट। ये वाला बेसिक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से ही बाकी सारे फॉर्मूले निकलते। तो बाकी सब इंडिविजुअल फॉर्मूला को याद करने की बजाय अगर आप ये प्रिंसिपल याद रखेंगे तो कोई भी सम आपसे बनेगा, छूटेगा नहीं। अच्छा, ये मोमेंटम। अब किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हम चेंज कर सकते हैं सिस्टम में रहते हुए? जैसे तोप से हमने गोला चलाया तो गोले के पास मोमेंटम कम था, जब वो तोप के अंदर था मोमेंटम 0 था, जब बाहर निकला मोमेंटम ज्यादा हो गया। कैसे हो गया? तो इसका आंसर है हमने उस पर फोर्स लगाया और हमने याद कर लिया फोर्स लगाने से मोमेंटम बढ़ता है, राइट? वो गोला ऐसा गया, उसके पास वेलोसिटी है 10, दीवार से टकराया, उसकी वेलोसिटी हो गई 0, तो मोमेंटम उसका कम हो गया। लेकिन उसने क्या किया? दीवार को ठोकर मारी, दीवार पर फोर्स लगा। तो दीवार पे फोर्स क्यों लगा? मोमेंटम चेंज हुआ। तो मोमेंटम जब भी चेंज होता है क्या क्रिएट करता है? फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जब भी लगाते हैं वो क्या क्रिएट करता है? मोमेंटम। तो ये मोमेंटम और फोर्स का आपस में रिलेशन है। तो ये रिलेशन हमने कैसे डिफाइन किया? तो ये हमने डिफाइन किया सेकंड लॉ में, which says the force is directly proportional to rate of change of momentum, dV by dt. This is force, rate of change of momentum, dV by dt. और इसको हम कह सकते हैं इक्वल टू, कांस्टेंट को हमने 1 कर दिया यूनिट्स निकाल के, तो d by dt ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? m। इसमें से m चलते चलते m नहीं बदलता है तो वो कांस्टेंट है, तो dv by dt क्या होता है? a। इसलिए ये फॉर्मूला क्या बन गया? ma। तो फोर्स इज इक्वल टू ma। इसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या है? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये है फोर्स के लिए। ये सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में 2 चीजें आ गई, मोमेंटम और फोर्स। एक चीज इसमें और आती है, इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इंपल्स। बेसिकली
इम्पल्स का मतलब होता है ए लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, दैट मेक्स इम्पल्स। लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर वेरी स्मॉल टाइम। जैसे एक आदमी ने सड़क पर चलने के लिए पैर आगे बढ़ाया और बाजू से उसका दोस्त का मोटरसाइकिल आया, पैर के ऊपर से चला गया, लेकिन उसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ एप्लीकेशन कम था। अगर वो आके चक्का उस पर खड़ा हो जाता, टाइम ज्यादा लगता तो ज्यादा दर्द होता, ज्यादा डैमेज होता, लेकिन वो एकदम से निकल गया तो उसका दर्द कम हुआ। क्यों? टाइम ऑफ एप्लीकेशन वाज स्मॉल। ऐसा जो फोर्स है उस फोर्स के बारे में सोचिए, है तो बहुत ज्यादा फोर्स लेकिन ज्यादा नुकसान क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि टाइम उसका बहुत कम है। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये जो क्वांटिटी है दिस इज इम्पल्स। लेकिन इसमें जो फोर्स रहता है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता। दिस इज टाइम। यहां से मोटरसाइकिल का चक्का हमारे पैर पे चढ़ता है तो फोर्स एकदम ऐसा बढ़ गया और फिर उतर गया तो फोर्स जीरो। इतनी देर तक वो हमारे पैर के कांटेक्ट में रहा, लेकिन इस पूरे टाइम में भी वो एक जैसा फोर्स नहीं लगा पाया, ऐसा चढ़ा और उतर गया। वैसे ही फोर्स बढ़ा और फोर्स कम। अब इसमें अगर हम बोलेंगे कि इम्पल्स आप कैसे निकालेंगे, ये फोर्स बढ़ा, फोर्स कम हुआ, टाइम, तो बताइए इसका एरिया हमको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज इम्पल्स। सो इन एफटी ग्राफ व्हाट इज गिवन बाय एरिया? इम्पल्स। Impulse is given by the area in FT graph. ओके, ये एक चीज पता लग गई। अब इम्पल्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्योंकि यहाँ पर फोर्स की एक वैल्यू नहीं है जो कि लगातार हो, इसलिए हम इस पूरे टाइम के साथ उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। या तो ये रेक्टेंगल होता, इसका मतलब यहाँ जितना फोर्स उतना यहाँ उतना यहाँ उतना मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसका क्या तरीका? इंटीग्रेशन में भी किया, नॉट श्योर, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमको नहीं मालूम है ना। f इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो फंक्शन मालूम होना चाहिए, वो फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन नहीं है तो इंटीग्रेट किसको करें? ये चीज है। तो हमने एक दूसरा तरीका निकाला। दूसरा तरीका ये है कि फोर्स इनटू टाइम। यहां पर हम आए, ये देखिए फोर्स, इसको dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम, स्मॉल टाइम इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकालना हमको आता है। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 है और वो v2 हो गई, तो पहले मोमेंटम था m1 v1, बाद में हो गया m2 v2। m वही रहा, पहले था m v1, बाद में m v2। तो चेंज कितना होगा? m v2 माइनस m v1। और इसको अच्छे से याद रखने के लिए इसको हम नोट करते हैं m v2 v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये हमको क्या देता है? f मल्टीप्लाइड बाय dt। दिस इज नॉट फोर्स, दिस इज व्हाट? तो m किसी चीज का हम नाप सकते हैं, उसकी वेलोसिटी नाप सकते हैं, कोलिजन के बाद वेलोसिटी उसको भी नाप सकते हैं। इसका मतलब हम m v फाइनल v इनिशियल इसको नाप सकते हैं। तो हम किसको नाप सकते हैं? I। तो ये जो तरीका होता है I को मेजर करने का, ये इसका बेस्ट तरीका है कि जो ऑब्जेक्ट है जिसने कोलाइड किया, जिसने ठोकर लगाई, उसकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में डिफरेंस निकालिए, m से मल्टीप्लाई करिए, इम्पल्स आ जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास इम्पल्स के दो तरीके हो गए, इम्पल्स के दो फॉर्मूले हो गए। इम्पल्स एक फॉर्मूला है m v2 माइनस v फाइनल माइनस, और दूसरा है f इंटू, तो इसको हटा दीजिए, दिस f इंटू t इज इक्वल टू दिस। ओके, अब इसमें
कोई भी अब अगली इसके न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। न्यूमेरिकल किस तरह के होते हैं? न्यूमेरिकल इस तरह के हैं कि एक यहां से गन शॉट गया, गोली गई और जाके दीवार से टकराई। दीवार से टकराकर उसकी वेलोसिटी हो गई जीरो वेलोसिटी, टकराई और वेलोसिटी जीरो हुई इस तरह से, और उसको टाइम लगा 0.2 सेकेंड। dt कितना लगा? 0.2 सेकेंड। और हमको दिया गया है कि ये जो गन शॉट है इसका कुछ मास है, लेट अस से उसका मास है 10 ग्राम और उसकी वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी वेलोसिटी है। इससे जाकर वो वॉल से टकराया और वॉल से टकरा के वहीं गिर गया। उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ठीक है, तो उसने उस वॉल पर कितना फोर्स लगाया? टाइम कितना? 0.2। तो इसका हम क्या निकालेंगे? mv2 माइनस v1। ये रहा m 10 into 10 to the power -3 kg। ग्राम को क्या बना दिया? kg। This multiplied by v2 minus v1, v2 minus v1, 200. So this will be 200 minus 200 into 10 into 10 to the power -3. ये आ गया impulse। Okay, so this will be 2. इसका यूनिट क्या होगा? जूल सेकंड, फिर न्यूटन सेकंड, because it is F multiplied by T. So this is न्यूटन सेकंड। ये क्या आया इसका? इम्पल्स। अब अगर हमको इम्पल्स पता लग गया आई, हम क्या पूछ रहे हैं? वॉल पर फोर्स कितना लगा? तो फोर्स कैसे निकालेंगे? यहां पर आ गया F into T is equal to 2। तो F is equal to 2 upon T, और T कितना दिया हमको? 0.2। तो ये कितना आ गया? 10। तो इस बुलेट ने वॉल पर कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि गन शॉट बुलेट जाकर वहां रुकी, इस तरह से उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। कितना टाइम लगा उसको? 0.1। अगर इसकी जगह पर इसको टाइम लगता 0.1, बहुत हार्ड सरफेस है, यहां गई गोली, ऐसा पीछे गया ही यहीं पे रोक दिया इसे, हार्ड सरफेस। कितने टाइम में गन शॉट रुक गया? 0.1 में। तो फोर्स कितना हो जाएगा? ये 0.1 और ये कितना हो जाएगा? 20। फोर्स बढ़ गया। टाइम अगर कम हो गया तो फोर्स बढ़ गया। लेकिन अगर हमने उसकी जगह, वॉल की जगह रेत रखी, तो रेत में क्या होगा? गोली अंदर तक चलती जाएगी, यहां जाके रुकी, और ये टाइम हो गया 0.5। अगर ये टाइम 0.5 हो गया, दिस इज 0.5, तो अब क्या होगा? फोर्स इंटू टाइम, ये तो वही है 2, और इसमें अब हम क्या लेंगे? 0.5। सो दिस विल बी 4 न्यूटन। इतना कम फोर्स लगा। देखिए अब इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं, गोली वही है, उसकी वेलोसिटी शुरू की वही है 200, फाइनल वेलोसिटी 0 वही है, दीवार वही है। तो कभी कम फोर्स कभी ज्यादा फोर्स, क्यों? किसके कारण? टाइम के कारण। तो दोनों चीजों को आपस में रिलेट कर लीजिए। अगर हम टाइम ज्यादा लेंगे किसी चीज को स्टॉप करने का, तो फोर्स कम होगा। ये तो हमारे दिमाग में बैठा ही होना चाहिए हमेशा कि अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम होगा। तो नोट कर लीजिए, इन एन इम्पल्स if the time is large, in a given impulse, if the time is large, the force will be small.
If the time is large, the force will be small. ओके, तो ये इसके बारे में हो गया। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है। इंपॉर्टेंट चीज इस तरह से है कि वाटर का एक जेट सामने एक दीवार पर हमने ऐसे हिट कराया, उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। पानी ऐसा जाएगा, टकराकर ऐसे नीचे गिर जाएगा, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। दूसरा है कि ये ऐसा टकराया, टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वापस छिटका। किस केस में इस बॉल पर ज्यादा फोर्स लगेगी? जब वो इससे टकरा के वापस आएगा या इससे टकराकर नीचे गिर जाएगा? वापस आएगा। क्यों? नहीं, टाइम तो कम नहीं लगा, टाइम बराबर दोनों केस। ज्यादा, वही तो हम फैसला कर रहे हैं कि फोर्स ज्यादा कि कम। तो आपने कैसे फैसला किया कि ज्यादा फोर्स? नहीं, वाटर की वेलोसिटी जाते समय 50, दोनों केस में। आते समय एक में हो गई 0, दूसरा वापस आ गया 50 से। तो किसमें फोर्स ज्यादा लगा? जिसमें वापस आया। वही मैं पूछ रहा हूं, क्यों? नहीं, टाइम तो उतना ही लगा, टाइम लेस। आप लोग बेसिक फॉर्मूला भूल रहे हैं। देखिए, हमारा बेसिक फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? तो आंसर है चेंज फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? ऐसा होता है, दैट इज फोर्स इनटू टाइम। और टाइम तो एक जैसा ही है, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू mv2 माइनस v1। फर्स्ट केस में v2 कितना हो गया? 0, और v1 कितना था? 50। सेकेंड केस में v2 कितना है? 50। फर्स्ट, फिर से देखिए, ऐसा 50 से टकराया तो v1 कितना हुआ? 50। ये वापस आया तो v2 कितना हुआ? -50। तो ये हुआ -50 माइनस, दिस इज v2 माइनस v1। किस केस में? रिफ्लेक्शन। ये क्या हो गया? नो रिफ्लेक्शन। अब ये देखिए कितना हुआ? -50 माइनस 50 -100। अब इसका मास है 1 kg, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया, mv, ये m को 1 रख दिया। तो अब देखिए कौन बड़ा है? 100 इज लार्जर। 100 लार्जर, तो यहाँ मोमेंट का चेंज बड़ा होगा। तो हम याद रखते हैं कि जब भी कोई चीज रिफ्लेक्ट होती है उस समय मोमेंटम ज्यादा चेंज होता है, और ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स कैसा होगा? फोर्स ज्यादा होगा, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये है फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ। ओके, इसका एक वन लाइनर बहुत कॉमन पूछा जाता है। A body is going with velocity v, strikes the ball and returns with velocity v. It goes with a speed v, strike the ball and reflect it back with a speed v. What is change in the momentum? Momentum change हुआ नहीं हुआ? कितना हुआ? और ये आपको बिल्कुल रटा रहना चाहिए कि यहां से ये इससे टकराया और यहां से ऐसे वापस गया। तो याद रखिए, एक का साइन अगर आप प्लस लेंगे तो दूसरे का साइन माइनस।
2 mv. सो चेंज इन मोमेंटम इज 2 mv. जब भी कोई चीज रिफ्लेक्ट होती है तो चेंज इन मोमेंटम कितना लेना है? 2 mv. ये हम भूल याद रखें। और अगर उसमें एब्जॉर्ब हो गई दैट इज ओनली mv. अब इस चीज को सोचकर बताइए। मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं। धूप में हमने एक ग्लास रखा, ठीक है, प्लेन ग्लास जिसमें आर पार दिखता है, एक। दूसरा, हमने एक शीट रखी, व्हाइट शीट, ब्लैक शीट या ब्लैक शीट, ओके। तीसरा, हमने एक मिरर रखा। सन से लाइट आती है, तीनों पर पड़ती है, किसको वो ज्यादा फोर्स लगाएगी? किस पर मैक्सिमम फोर्स लगाएगी? मिरर पे मैक्सिमम फोर्स। क्यों? रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। बाकी दोनों के बारे में भी डिस्कस करिए। ब्लैक शीट और ग्लास। तो ब्लैक में क्या होगा? वेलोसिटी v कितनी बन गई? 0। द चेंज इज mv माइनस 0। रिफ्लेक्शन में mv माइनस mv 2mv। ब्लैक में mv माइनस 0। इसमें ग्लास में क्या होगा? इधर से आई और यहां से निकल गई, तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी या मानो नहीं हुई कम। तो जिस वेलोसिटी से आई उसी वेलोसिटी से निकल गई। देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज क्या हुआ? 0। सो हाउ मच इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द ग्लास? 0. फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लैक शीट इज mv upon t and force on the mirror is 2mv upon t. ये समझ आया? तो ये है चेंज इन मोमेंटम और टाइम से इसका जो रिलेशन होता है। अच्छा, अब इसके बाद फोर्स के बारे में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, आई शुड से 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन एक ही फोर्स के बारे में होते हैं, एंड दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फंडा क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो फोर्स के फ्रिक्शन का नॉमेनक्लेचर, फ्रिक्शन के टाइप। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होती है? अपोजिट टू दी, नहीं, इसको थोड़ा सा ठीक करिए, यहीं पर ही गड़बड़ होती है। पहली चीज, फ्रिक्शन कहां पर लगता है? आंसर है फ्रिक्शन इज एप्लीकेबल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होती है? तो फ्रिक्शन इज अलोंग द सरफेस। जैसे यहां पर ये बॉक्स रखा है, तो ये वाली सरफेस और इस बॉक्स की सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो या तो इधर काम करेगा या इधर काम करेगा। कभी भी वो ऐसा या ऐसा काम नहीं करेगा। उसको कैसा करना है? अलोंग दी सरफेस, टेंजेंशियल टू दी सरफेस। भले हम अपना फोर्स इधर लगा रहे हो, भले हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, भले फोर्स इधर लगा रहे हैं, ये नियम पक्का याद रखिए। फ्रिक्शन हमेशा किधर लगता है? टेंजेंशियल टू दी सरफेस, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर हम फोर्स इधर लगाते हैं, इस पर फोर्स अप्लाइड, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। दिस इज रॉन्ग, फ्रिक्शन इधर नहीं लगेगा। तो ये जो चीज है, द फ्रिक्शन इज अपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स, ये गलत है, ठीक। अगर फ्रिक्शन अप्लाइड टू दी फोर्स के अगेंस्ट नहीं होता तो किसके अगेंस्ट होता? डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक कार ऐसे जा रही है, गोल, यहां से यहां तक जाती है, ये इसके मोशन की डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इधर होगी, ए
बी सी डी या कोई और डायरेक्शन। फ्रिक्शन किधर होगा बताइए। ये किसकी डायरेक्शन है? वेलोसिटी। हम लोगों ने ये पढ़ा है that when a car turns then who supply the centripetal force? The answer is friction supplies the centripetal force. किधर सप्लाई करता है? सेंट्रीपिटल। तो हम लोगों ने याद करके रखा हुआ है कि कार को टर्न करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स हमको फ्रिक्शन देता है और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होती है। ये अब इसका इस वेलोसिटी से कोई लेना देना है? कुछ नहीं। तो क्या फ्रिक्शन वेलोसिटी के अगेंस्ट होता है? नहीं। क्या फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट होता है? अब बताइए किसके अगेंस्ट होता है? ठीक है, दिस इज अंडरस्टैंडिंग इज वेरी करेक्ट, लेकिन आप इसको ठीक से शब्द नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए हमने वर्ड दिया था इंटेंशन ऑफ मोशन। इंटेंशन ऑफ मोशन। ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, मैंने फोर्स इधर लगाया, फोर्स इधर लगाया, ये जो इसके ऊपर ब्लॉक है ये किधर जाएगा? हम सबको मालूम है ये किधर जाएगा? सरफेस के ऊपर ही तो जाएगा। तो इसका इंटेंशन ए पर जाने का है कि बी पर जाने का? बी। हम एक रोलर ऐसा खींचते हैं, उसका इंटेंशन किधर जाने का है? बी। इसलिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी? ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंशन ऑफ मोशन। ठीक। अच्छा, अब देखिए ये एक दीवार है, इस दीवार पर हमने ये ब्लॉक लगाया, इस ब्लॉक को हमने यहां दबाकर रखा, ये हमने इस पर फोर्स लगाया, तो दीवार भी इस पर फोर्स लगाती है, इधर रिएक्शन। फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताइए। हम बोलेंगे कि ये नीचे नहीं गिर रहा, दीवार से टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है? फ्रिक्शन के कारण। ऊपर ऊपर हाँ, नीचे mg भी तो लगा था, ऊपर फ्रिक्शन। नीचे mg लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है, इधर रिएक्शन ऊपर है, ऊपर एक्शन ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटेंशन ऑफ मोशन एक तो नीचे भी है, वेरी गुड। आप सिर्फ इंटेंशन ऑफ मोशन को ध्यान दीजिए। ये ब्लॉक खिसक कर किधर जाना चाहता है? इधर उड़ना चाहता है कि नीचे गिरना चाहता है? राइट। तो इसका इंटेंशन किधर है जाने का? नीचे। इसलिए फ्रिक्शन किधर है? कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, तो फ्रिक्शन किधर है? ऊपर। ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, क्योंकि इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है? नीचे। अब इस केस में आए, कार वाले केस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। यहां से ये कार ऐसे जा रही है यहां, उसके बाद हमने स्टीयरिंग देके इसको ऐसे मोड़ा, ये वाला पार्टिकल, कार का ये वाला पार्टिकल इनर्शिया के कारण किधर जाना चाहेगा? आंसर है इट डज नॉट वांट टू चेंज इट्स डायरेक्शन। इनर्शिया का नियम क्या है? डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा। तो ये पार्टिकल तो यहां से यहां तक गया है, अगले मोमेंट में यहां जाएगा, यहां जाना चाहिए था उसको, लेकिन हमने स्टीयरिंग घुमा के उसको यहां कर दिया। जाना कहां चाहता था? यहां पर P पे, और हम कहां ले आए उसको? Q पे। अभी भी वो कहां जाना चाहता है? P पे, क्योंकि इनर्शिया क्या कहता है उसको कहां होना चाहिए? P पे होना चाहिए। तो इसका इंटेंशन कहां है जाने का? P पर है। कहां? Q। तो Q से P की तरफ ये जाना चाहता है, इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? इंटेंशन ऑफ मोशन। तो इसका इंटेंशन इधर जाने का, ये। और फ्रिक्शन किसके अपोजिट होता है? इसलिए फ्रिक्शन इसके अपोजिट होता है, इस तरफ सेंटर। इसका इस वेलोसिटी से कोई लेना देना।
समझ में आया तरीका कि किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं कि फ्रिक्शन सेंटर की तरफ होता है, क्योंकि ये हमेशा फेंकाकर बाहर जाना चाहता है, क्योंकि इनर्शिया इसको सीधा भेज रहा था। ये तो जबरदस्ती हम मोड़ के उसको इधर ले आए, तो इसका इंटेंशन घर जाने का। और अगर हमारा स्टीयरिंग फेल हो गया, अगर हमारा फ्रिक्शन फेल हो गया, तो ये होता ही है, हमारी मोटरसाइकिल बाहर चली जाएगी, कार हमारी इधर चली जाएगी। दैट इज व्हाट? स्किड। इसको हम स्किड होना कहते हैं, फिसलना कहते हैं। तो ये फिसलना है। तो एक्चुअली वो फिसली नहीं है, वो तो अपने सीधे रास्ते पर ही चली गई, पर उसने हमारा कहना नहीं माना मुड़ने का, इसलिए हम लोग उसको बदनाम कर देते हैं, गाड़ी फिसल गई। ठीक है, तो वो गाड़ी सीधी जाती है, ये स्ट्रेट। एनीवे, तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ में आ गई। ये होता है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्शन आप बना लेंगे, देखिए IIT हो या AI-ट्रिपल हो, इसमें फ्रिक्शन के मामले में एग्जामिनर हमेशा ये कोशिश करता है ये वाले फाइन पॉइंट पकड़ने की, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर है। इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, पर आपको सही आंसर पे हाथ रखना आना चाहिए। अगर आप ये प्रिंसिपल समझते हैं तो आप हमेशा निकाल लेंगे कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर है। दूसरा, फ्रिक्शन की क्वांटिटी कितनी होती है। तो फ्रिक्शन की क्वांटिटी आप सबने पढ़ा है, म्यू आर। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर। अब देखिए, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर ये एक ब्लॉक हमने रखा, इन दोनों के बीच म्यू की वैल्यू है 0.5 और इसका वेट है 10 kg। तो mg कितना हुआ? 10 × 10, 100 न्यूटन। तो इसका रिएक्शन कितना हुआ? 100 न्यूटन रिएक्शन। अब हमने यहां पर फोर्स लगाया, ये फोर्स हमने लगाया 20 न्यूटन। इसको खिसका नहीं खिसका। अब बताइए इस पर कितना फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स कितना लग रहा है? 50। किस फॉर्मूले से निकाला? म्यू आर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको आश्चर्य होगा, एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों में IIT में आया। जी क्यों आया? क्योंकि सब बच्चों को याद है फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, सबने लिखा 50, सबका गलत। क्यों? क्योंकि हम फ्रिक्शन की बेसिक डेफिनेशन भूल गए हैं। फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को। मोशन कराने के लिए हमने कितना फोर्स लगाया यहाँ पे? 20। तो अपोज करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 20 को अपोज करने के लिए, 0 बनाने के लिए कितना चाहिए? 20। तो 50 क्यों चलाएगा? फ्रिक्शन 50 फोर्स क्यों लगाएगा, जबकि 20 लगाने से ही वो उसको वहां रोक सकता है। तो इसमें आप किस प्रिंसिपल को भूल रहे हैं? दैट फ्रिक्शन इज ए ऑटो एडजस्टिंग फोर्स। फिर से, अगर मैंने यहां पर 5 न्यूटन लगाया तो कितना फ्रिक्शन पैदा होगा? आंसर 5 न्यूटन। क्यों? क्योंकि इनर्शिया क्या कहता है? इसको खड़े रहना चाहिए। मैंने 5 लगाया तो 5 को 0 बनाने के लिए जरूरत किसकी है? 5। इसलिए फ्रिक्शन अपने को क्या बनाता है? 5। 10 लगाया 10, 20 लगाया 20, 40 लगाया 40, 50 लगाया और 60 लगाया। 60 लगाया तो 50। क्यों? क्योंकि 50 इसकी लिमिट है। उसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन पहले क्या होता है? ऑटो एडजस्टिंग। 0 से बढ़ते 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 कब तक ऑटो एडजस्टिंग होता है? जब तक क्या नहीं आ जाता? लिमिटिंग। उसके बीच में अगर हमारा अप्लाइड फोर्स है तो हमारा फ्रिक्शन उसके बराबर ही होगा, उससे ज्यादा बढ़ती है। तो IIT के इस क्वेश्चन में पहले हम लिमिट कैलकुलेट जरूर करेंगे। भले हमको मालूम है कि ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, पर लिमिट हम क्यों चेक करेंगे कि वो लिमिट के अंदर आता है या नहीं आता। मान लो हमने बोला कि हमने ये फोर्स लगाया 70,
और चट से हमने जवाब दे दिया अपोजिट फोर्स भी कितना होगा 70। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि लिमिटिंग अगर वो 70 के ऊपर है तब तो हमारा फोर्स 70 तक जाएगा, और अगर लिमिट ही 50 है तो 70 कभी नहीं पहुंचे। समझ में आ रहा है? फिर क्या होगा ऐसे केस में? क्या होगा बताइए? अगर हमने ये 70 फोर्स लगाया और म्यू आर की वैल्यू 50 आई, तो अब ये नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। नेट फोर्स कितना हो जाएगा 20, और इस पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन मास। ये फोर्स हम कितना लेंगे 20, और जो इस मास की वैल्यू है दिस विल गिव द एक्सेलरेशन। ओके, तो फ्रिक्शन के बारे में ये चीज आपको समझ में आई। तो फ्रिक्शन के बारे में खास खास चीजें जो हमने समझी हैं। पहला, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द सरफेस लेनी है। तो जब भी हम कंपोनेंट बनाएंगे तो फ्रिक्शन किधर लेंगे? अलोंग द सरफेस लेंगे। आगे न्यूमेरिकल्स में वो चीज काम में आएगी। फ्रिक्शन की वैल्यू जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं आता, फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ऑटो एडजस्टिंग रहती है। जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन सिर्फ कहां तक जा सकता है? म्यू इंटू आर के बराबर जा सकता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू आर के बराबर जा सकता है। अब ये आर क्या होता है? आर के लिए बहुत ब्रीफली मैं आपको बताता हूं। ये अगर हमने यहाँ ब्लॉक रखा है, इसका मास m है, ये अर्थ को दबाता है mg से, तो अर्थ भी इसको दबाती है ऊपर, तो r किसके बराबर होगा? mg। अगर ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये थीटा है, ये mg इधर काम करता है, और ये mg साइन थीटा इधर काम करता है, mg cos थीटा इधर काम करता है। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ये किसके बराबर होगा? mg cos। ये नॉर्मल रिएक्शन इसके बराबर होगा। तो म्यू इंटू आर, आर कितना? mg cos। वहां पर ये आर ले रहे हैं, यहां कितना ले रहे थे? mg। और अब इस केस में आए, इसमें हमारा अप्लाइड फोर्स F है, इस पर एक और फोर्स लग रहा है mg, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन आप क्या लेंगे? mg की F। तो आंसर है नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है? दीवार इसको दबा रही है, अर्थ इसके कांटेक्ट में नहीं है, वॉल इसके कांटेक्ट में है, तो रिएक्शन इसको कौन देता है? वॉल की अर्थ? वॉल। वॉल अगर नॉर्मल रिएक्शन देगी तो किस डायरेक्शन में देगी? आंसर है अपने से परपेंडिकुलर। ये वॉल है, ये उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इधर रिएक्शन लगेगा। अब ये रिएक्शन किसके अपोजिट है? फोर्स के अपोजिट है, इसलिए रिएक्शन किसके बराबर है? अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शन किसके बराबर हुआ? म्यू इंटू आर, एंड आर इज इक्वल टू एफ। यहां mg से कोई लेना देना नहीं है। तीनों केस याद रखेंगे। अगर अर्थ पर रखा है तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू इंटू mg। अगर इंक्लाइन पे रखा है तो रिएक्शन किसके बराबर? mg cos थीटा, और फ्रिक्शन किसके बराबर? म्यू इंटू mg cos थीटा। और अगर इस केस में है तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एफ, रिएक्शन इज इक्वल टू एफ। इस तरह से केस टू केस आपको आर लेना है, और इसके बेसिस पर भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिसमें ये चेंज हो जाएगा। अब थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर फोर्स के जो बाकी प्रिंसिपल हैं, कनेक्टेड फोर्स, सूडो फोर्स, इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। फोर्स की 2 क्लासेस कम से कम होंगी, क्योंकि फोर्स ही मेन टॉपिक होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, और इसके बिना क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं।
तो फोर्स के क्वेश्चन जरूर आए। ओके, तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस निकालिए और देखिए। क्वेश्चन सुनिए। एन इंसेक्ट क्रॉल अप ए हेवी स्फेरिकल सरफेस। यहाँ से एक इंसेक्ट ऐसा ऊपर चढ़ता है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंसेक्ट एंड द सरफेस इज 1/3. If the line joining the center of the hemispherical surface to the insect makes an angle alpha with the vertical. यहाँ पर इंसेक्ट है और ये लाइन कितना एंगल बना रही है? अल्फा। ये हमने अल्फा माना। ओके, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, ये हमको निकाल कर बताना है। मैक्सिमम अल्फा ये कितना होगा, और इसके उन्होंने हमको आंसर दिए हैं 4 ऑप्शंस। cot alpha is equal to 3, cosec alpha is equal to 3, then sec alpha is equal to 3, then none. So this is A, B, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, कब होगी? तो आंसर है अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब वो इंसेक्ट फिसल कर वापस आएगा, तब उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। उसके ऊपर वो नहीं चढ़ पाएगा। मान लो ये चढ़ते चढ़ते यहाँ पहुंचा, अब इसके ऊपर वो कदम रखता है तो फिसल के वापस आ जाता है। क्यों फिसल के वापस आ जाता है? लॉजिकली हम ये देख रहे हैं कि ये कैसा है, फ्लैट, लेकिन अब इसका स्लोप ऐसा बढ़ते जा रहा है। यहाँ जाके स्लोप इतना ज्यादा हो गया कि ये ऊपर चढ़ता है, फिसल के नीचे आ जाता। ओके, इसके पहले जब था तो नीचे क्यों नहीं फिसल जाता था? स्लोप तो यहाँ भी था। अब जो नीचे वाला फोर्स था वो फ्रिक्शन से कम था, तो फ्रिक्शन उसको संभाल लेता था, लेकिन यहाँ जाने से बराबर हो गया। तो अब हमसे पूछा गया है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की बताइए। ऐसे केसेस में आपको इसके डिवीजन करने आने चाहिए कि इसमें फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, फोर्सेस के इक्वेशन हमारे कौन कौन से बनेंगे, ये सब हमको निकालना है। ओके, तो आप बताइए इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी के कारण कौन सा फोर्स लगता है? एनजी। तो इस इंसेक्ट पर एक फोर्स लगा एनजी। फ्रिक्शन के फोर्स की बात हो रही है कि फ्रिक्शन के कारण वो नीचे नहीं आता था। नीचे लाने वाला फोर्स जब फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, कब से फ्रिक्शन के बराबर? लिमिटिंग। फ्रिक्शन सबसे बड़ी वैल्यू कब रखता है? जब वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। उस समय अगर नीचे खींचने वाला फोर्स को वो अपोज कर सकता है, उससे ज्यादा फोर्स को अपोज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है और किस फोर्स के कारण वो फिसल रहा है, ये दो चीजें क्या आप बता सकते हैं? आंसर इज यस, बता सकते हैं। ये इसकी डायरेक्शन है। इस पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो ये डायरेक्शन हमको किसकी मिली? फ्रिक्शन के फोर्स। फ्रिक्शन का फोर्स का डायरेक्शन का नियम क्या बताया था आपको? ऑलवेज अलोंग द टेंजेंशियल टू द सरफेस। अगर ऐसी सरफेस है तो फ्रिक्शन ऐसा लगेगा, और अगर सरफेस ऐसी हो गई तो ऐसा लगेगा, ऐसी हो गई ऐसा लगेगा। तो यहाँ पर ऐसी है सरफेस तो ये फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, तो भाई इसको नीचे कौन ला रहा है? नीचे इधर कौन लाता है? तो आंसर है इधर वेट का एक कंपोनेंट इसको नीचे लेके आता है। इसके जो वेट है, वेट कौन है? mg। mg का ये वाला कंपोनेंट इसको नीचे खींचने की कोशिश करता है, अपने भार के कारण नीचे आता है। ये कितना होगा? ये कितना होगा के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि, हाँ बताइए कितना? ये एंगल अगर अल्फा है तो इस पर ये परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल अल्फा एंगल कहां होगा? ये
ये अल्फा एंगल है, ओके। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये कंपोनेंट कितना होगा? ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कंपोनेंट कितना होगा? mg cos 90 माइनस अल्फा, दैट इज mg sin। समझ आया? सो दिस इज mg cos 90 माइनस अल्फा और mg sin अल्फा। ये इधर इसको लाने की कोशिश करना है, ओके। mg sin अल्फा इसको नीचे लाता है, उसको रोकता कौन है? फ्रिक्शन। तो mg sin अल्फा बढ़ता है, किसके कारण? अल्फा के कारण। देखिए mg इज ए कांस्टेंट, जैसे जैसे अल्फा बढ़ेगा वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे ये फोर्स बढ़ेगा ऑटो एडजस्टिंग नेचर के कारण फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। तो हमने इसके अल्फा को यहां से यहां बढ़ाया, अगर बढ़ाया mg sin अल्फा बढ़ गया तो फ्रिक्शन भी बढ़ गया, तो ये इंसेक्ट यहां पे खड़ा हो गया, फ्रिक्शन ने बैलेंस कर लिया। अब यहां पर लेकर आए, यहां पर फिर ये दोनों बराबर हैं, फिर वहां पर खड़ा है इंसेक्ट। अब हम ऊपर लेकर आए, अल्फा और बढ़ गया, mg sin अल्फा और बढ़ गया, लेकिन फ्रिक्शन उतना नहीं। क्यों? लिमिट को हम पार कर गए। तो क्या होगा? कौन भारी हो गया? mg sin अल्फा ज्यादा हैवी हो गया, वो इंसेक्ट को खींच लेगा, तो वो फिसल के नीचे आ जाता। तो ऐसा मैक्सिमम एंगल जब ये इंसेक्ट खड़ा रह सकेगा वो कौन सा होगा? तो एट मैक्सिमम अल्फा फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin अल्फा। अब बताइए फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? मेरा ख्याल है अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब ये है म्यू, नॉर्मल रिएक्शन कितना है? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा आप बनाएंगे सरफेस के नॉर्मल। ये रही सरफेस, ये रहा नॉर्मल। इस तरफ फोर्स रिएक्शन, ये रिएक्शन कितना है? तो आंसर है जितना एक्शन है उतना ही रिएक्शन है। एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन mg कर रहा है। mg इस डायरेक्शन में कितना एक्शन करता है? mg cos अल्फा। तो इसका उल्टा रिएक्शन कितना होगा? सेम mg cos अल्फा। क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन में। तो क्वांटिटी कितनी होगी उसकी? mg cos अल्फा। तो फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इंटू mg cos अल्फा, म्यू इंटू mg cos अल्फा, म्यू इंटू ये फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए? mg sin अल्फा। चलो अब इससे आंसर निकालिए। cot अल्फा इज इक्वल टू 1 upon mu. 1 upon mu is equal to 3. Cot alpha is equal to 3. Tan alpha क्यों नहीं निकाला? वो ऑप्शन में ऊपर sin alpha upon cos alpha, that is tan alpha निकालते तो 1 upon 3 आता, और tan alpha is equal to 1 upon 3 ऑप्शन में नहीं है। इसलिए हमने उसको दूसरे ऑप्शन को देखा कि हमारा जो आंसर आया वो मैच किससे करता है? cot अल्फा इज इक्वल टू 3 से मैच करता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की, अदरवाइज हम सीधा सीधा आंसर क्या निकालते? tan अल्फा। इसके पहले ये क्वेश्चन आया था तो tan अल्फा का रिलेशन आया था। आंसर में ऑप्शन क्या था? tan अल्फा इज इक्वल टू 3 या tan अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। उस समय वो करेक्ट था, तो उन्होंने उसको गायब कर दिया, cot अल्फा का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। ये क्वेश्चन सुनिए। A given object takes n times more time to slide down a 45-degree rough surface
as it takes slide down perfectly smooth surface. इसका ये मतलब है कि जब ये यहां से नीचे आता है तो एक बार हम सरफेस लेते हैं रफ और एक बार लेते हैं स्मूथ। क्या आप बता सकते हैं किसमें टाइम कम लगेगा? स्मूथ में टाइम कम लगेगा। हमने ये माना स्मूथ सरफेस पर टाइम लगता है t, तो इनका ये कहना है कि रफ सरफेस पर जो टाइम लगता है इससे n टाइम्स ज्यादा है। फर्स्ट लाइन ये लिखा है, ऑन द रफ सरफेस इट टेक्स n टाइम्स मोर टाइम कंपेयर टू द सरफेस व्हेन द सरफेस इज स्मूथ। ये n टाइम, ये रफ पे हो गया। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, म्यू की वैल्यू निकालनी है। और इन्होंने हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये चारों ऑप्शन में सिर्फ n आया है और कुछ नहीं। तो ये हमको इसमें आंसर चाहिए, इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? 1/1 माइनस n स्क्वायर, 1 माइनस 1/n स्क्वायर, this way. Third option is root 1 minus 1/n square, and fourth option is root 1/1 minus n square. इस तरह से ये 4 ऑप्शन है, हमको इसमें से एक ऑप्शन चुन के बताना है कि म्यू किसके बराबर होगा। अब इसको कैसे शुरू करेंगे? तो इसमें जो चीज हमको दी गई है उसी से स्टार्ट करेंगे। क्या चीज हमें दी गई है? दोनों का कंपैरिजन n टाइम्स टाइम लगता है। इसको बनाने के लिए म्यू इन्वॉल्व होना चाहिए। म्यू कहां पर लगता है? तो म्यू पीछे की तरफ फोर्स लगेगा जब ये नीचे आएगा। मान लीजिए यहां शुरू करते हैं, 45 डिग्री है, इसको नीचे लाने वाला फोर्स कौन सा होता है? mg sin 45। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन के लिए हमने m को निकाल दिया, तो ये एक्सेलरेशन बचा। एक्सेलरेशन कितना है? g sin 45। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? g/√2। ये स्मूथ सरफेस पर एक्सेलरेशन होता है। अब यहां से जब ये शुरू करती है तो इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। इसका कुछ डिस्टेंस हमने मान लिया, लेट दिस डिस्टेंस बी s। अगर ये s डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन g/√2 है, तो इसको टाइम कितना लगने वाला है? टाइम t1। कैसे निकालते हैं? s t u a, क्या रिलेशन है? यस, s is equal to ut plus half a t square। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, किस सरफेस के लिए? स्मूथ सरफेस के लिए। अब हम इसी को बनाते हैं रफ सरफेस के लिए। रफ सरफेस के लिए नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है? mg sin अल्फा। लेकिन अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा? अपोजिट। ये जो फ्रिक्शन है ये कितना होगा? म्यू इंटू आर। और आर कितना होता है इसका? mg cos 45। ये आर की वैल्यू आपको याद है, इधर लाने वाला फोर्स mg sin थीटा, इधर वाला mg cos थीटा, और रिएक्शन किसके बराबर? mg cos थीटा के बराबर। ये हमने mg cos थीटा शॉर्ट में ले लिया। ओके, सो दिस इज अगेन म्यू mg अपॉन √2। ये फ्रिक्शन का फोर्स है। अब नेट फोर्स कितना हुआ? mg sin अल्फा √2। ये
माइनस न्यू mg अपॉन √2। ये क्या बन गया? नेट फोर्स। ये जो नीचे ला रहा है और ये जो अपोज कर रहा है, ये दो चीजें हो गई। ये है नेट फोर्स। अगर ये नेट फोर्स है तो नेट एक्सीलरेशन कितना हुआ? m से डिवाइड कर देंगे। m से डिवाइड कर दिया, g को कॉमन निकाल दिया, g अपॉन √2 को कॉमन निकाल दिया। अब यहां क्या बचा? 1 माइनस न्यू, ये 1 माइनस, ये आ गया नेट एक्सेलरेशन। अगर ये नेट एक्सेलरेशन है तो इसके s का फॉर्मूला बताइए। जैसे ये s का बनाया तो इसके लिए अब हम लेते हैं s इज इक्वल टू ut 0 प्लस हाफ a t का स्क्वायर। a को कितना लेना है? g बाई √2 1 माइनस, ये सेट हो गया। ये s हमने किस पर निकाला? रफ। ये s किस पर था? स्मूथ। अच्छा, इसका टाइम और इसका टाइम, क्या दोनों टाइम एक है? नहीं है, इसलिए हम दोनों को t नहीं ले सकते। इसको कर देते हैं t1 और इसको कर देते हैं t2। हाँ बोलिए। हाँ, हमको गिवन है कि रफ पर टाइम कितना लगता है? n टाइम t। तो ये किसके बराबर है? n इंटू टी। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ g अपॉन √2 1 माइनस न्यू, और इसको लिखेंगे n t1 स्क्वायर। तो s का एक फॉर्मूला ये और s का एक फॉर्मूला ये, दोनों में s तो इक्वल है, इसलिए उसको इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। न्यू की वैल्यू ही तो निकालनी है, तो न्यू को आइसोलेट करेंगे, आप लेफ्ट में लाएंगे, बाकी सब चीजें राइट में। अब इन दोनों को जब हम इक्वेट करते हैं, हाफ g अपॉन √2, हाँ करिए, सॉल्व करिए। करेक्ट। आगे वैल्यू, तो अगर एक चलती हुई ट्रेन की स्पीड फ्रिक्शन के कारण कम होती है और हम चाहते हैं कि वो स्पीड कम ना हो, तो हम इंजन लगाते हैं। इंजन को कितना फोर्स देना पड़ेगा? आंसर है जितना उस पर फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन उसको कम करना चाहता है और इंजन एग्जैक्ट उतना ही फोर्स देता है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो ना तो स्पीड कम होती है और ना स्पीड बढ़ती है। इसमें हमारा क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड। If one wants to keep this body moving on the same surface with the same speed, हम चाहते हैं कि वो फोर्स से ही चलती जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रिक्शन को कैंसिल करना पड़ेगा। हम फ्रिक्शन को कैंसिल करना चाहते हैं ताकि 4 वाली जो है 4 की स्पीड पर ही चलती जाए, तो हमें फ्रिक्शन चाहिए। तो वो फ्रिक्शन का फोर्स कितना होता है, इसमें हम उस फ्रिक्शन के फोर्स को कैसे निकालेंगे? तो याद रखिए, यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स म्यू इंटू आर से नहीं निकलेगा। किससे निकलेगा? m इंटू वी, m इंटू ए। क्यों? क्योंकि
फ्रिक्शन का फोर्स रिटार्ड करने के काम आ रहा है। इसमें लैंग्वेज यूज की है इनिशियल वेलोसिटी 4 एंड इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकंड। तो रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन का फोर्स कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन का फोर्स। तो अगर हम रिटार्डेशन का फोर्स निकालते हैं तो वही फ्रिक्शन का फोर्स है और उतना ही फोर्स हमको इंजन से लगवाना पड़ेगा। तो ये हम बता सकते हैं कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वही फोर्स की वैल्यू हमको निकालने। तो बेसिकली फोर्स किससे निकाला जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, और हमको वो एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन u प्लस at, ये फॉर्मूला हमने लगाया v इक्वल टू u प्लस at और 0, u इज 4 एंड t इज 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये a की वैल्यू है एक्सेलरेशन, और मास दिया है बॉडी का 2 kg। 2 kg। तो फोर्स कितना हुआ? मास इनटू एक्सेलरेशन 4। फोर्स इज इक्वल टू 4 kg। ठीक है। तो ये फोर्स उसको रिटार्ड कर रहा है, इसलिए इतना ही फोर्स हमको भी लगाना पड़ेगा और उससे वो सेम स्पीड पर चलती रहेगी।